Hello students, I am Dr. Divakar from School of Biology. This video lecture is about infertility and ART. What is ART? ART refers to Assisted Reproductive Technology. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होता है, किस तरह के पर्सन को इनफर्टाइल कहते हैं या स्टेराइल कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो देखो, इनफर्टिलिटी को सबसे पहले हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि इनफर्टिलिटी इज इनएबिलिटी टू कंसीव विद इन 1 or more years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। क्वाइटस का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स और कॉपुलेशन। इसे लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में किया था। उसमें हमने आपको क्या बताया था कि किसी कपल को यदि बच्चे नहीं चाहिए एक सर्टन इंटरवल तक, ड्यूरेशन तक, तो उस ड्यूरेशन तक, उस इंटरवल तक वो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करते हैं और वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करने के कारण फीमेल जो है कंसीव नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर बात वो नहीं है। यहाँ पर है कि कोई कपल किसी भी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहा, फिर भी उसे कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है और वो ड्यूरेशन है फॉर 1 or more years। अब यहाँ पर बच्चे चाहिए और किसी भी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कपल्स यूज नहीं कर रहे, स्टिल फीमेल इज अनेबल टू कंसीव। इस तरह के डिसऑर्डर को हम इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर्स जो है वो मेल में भी हो सकता है, जैसा कि आप देख रहे हो कि इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर्स मेल में, इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर्स फीमेल में, दोनों में हो सकता है। एक साथ दोनों ही कपल अफेक्टेड हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक कपल अफेक्टेड हो सकता है। अब इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं मेल्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज आर गिवन। क्रिप्टोर्चिडिज्म, इसका क्या मतलब, हमने लास्ट जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन किया था तो उसमें ये टर्म यूज़ किया था कि इसका मतलब क्या होता है कि टेस्टिस एब्डोमेन में रह जाता, उनका डिसीजन नहीं हो पाता नीचे की तरफ स्क्रॉटम में। तो हाई टेम्परेचर इज नॉट यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन एज वेल एज मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। तो ऐसे पर्सन के टेस्टिस में जो स्पर्म बनेगा यह फंक्शनल नहीं होगा। थायराइड की डिसफंक्शनिंग एक मेजर कॉज हो सकता है दोनों में, मेल और फीमेल में। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स एफएसएच और एलएच को कहते हैं। एफएसएच और एलएच का प्रोडक्शन नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होगी विच इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। उसी तरह से वाई क्रोमोसोम डिलीशन का मतलब होता है वाई क्रोमोसोम ऐसे भी बहुत छोटा क्रोमोसोम है और उस पर सबसे कम जीन्स लगे होते हैं। हमारे बॉडी के डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर जितने जीन्स हैं सबसे कम वाई क्रोमोसोम हो गया, और वाई क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं वो कुछ डिलीट हो जाए, इसको क्रोमोसोमल डेफिशिएंसी कहते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। वाई इज इंडिकेटिव ऑफ मेल, तो मेल से रिलेटेड कई फंक्शंस वाई क्रोमोसोम के जीन्स के डिलीट होने से नहीं हो सकता। एज़ोस्पर्मिया, ए का मतलब बायोलॉजी में नो होता है, जिसमें स्पर्म ना हो किसी भी कारण से, यदि सीमेन में स्पर्म ना हो तो उस कंडीशन को एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ओलिगोस्पर्मिया, वेरी लो स्पर्म काउंट, यदि स्पर्म काउंट बहुत कम है तो भी फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि स्पर्म का नंबर ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडी, स्पर्म के अगेंस्ट एंटीबॉडी या तो सीमन में ही डेवलप हो सकता है या फिर सर्वाइकल म्यूकस में प्रेजेंट हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। फीमेल के सर्विक्स के रीजन में जो म्यूकस होता है उसमें स्पर्म के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो सकती है। ये जो एंटीबॉडी है ये स्पर्म काउंट को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा।
तो ये सब मेन रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर के मेल्स में। उसी तरह से फीमेल्स में यदि हम देखें कि फीमेल में क्या क्या कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर का, तो एक है ओव्यूलेशन ही ना हो रहा हो। ओव्यूलेशन हार्मोनल फिनोमेना है, तो यदि हार्मोन से रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ यूट्रस एंड विजाइना दूसरा कारण हो सकता है कि फीमेल में ओव्यूलेशन तो हो रहा हो लेकिन यूट्रस और विजाइना फंक्शनल ना हो, डिफेक्टिव ग्रोथ भी हो। यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, विजाइना रिसीव करता है स्पर्म को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फीमेल के बॉडी में, इन दोनों का होना भी ज़रूरी है कंसीव करने के लिए। फिर है कि एक कारण ये भी हो सकता है कि यूट्रस में फैगोसाइटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए। तो फैगोसाइटिक एक्टिविटी ज़्यादा होने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वहाँ से जब स्पर्म पास होते हैं, वहाँ से जब स्पर्म पास होता है तो फैगोसाइटिक सेल उन स्पर्म्स को फैगोसाइट कर लेता है, ठीक है। तो उसके कारण स्पर्म का नंबर कम हो जाता है। एफएसएच और एलएच की डेफिशिएंसी ये ओव्यूलेशन के लिए ज़रूरी है। एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम किसको कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम कहते हैं जब फर्टिलाइजेशन जो है फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो करके फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए, तो दैट इज़ नॉट ए सुटेबल फॉर प्लेस फॉर इम्प्लांटेशन। या फिर ट्यूबेक्टोमी तो एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके जो लास्ट में हमने किया था कि जिसमें फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और इसको लाइगेट कर देते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। तो इन इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर से सफ़र करने के कारण यदि कोई कपल में से कोई या दोनों इन डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हों तो उनके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इनिशियली ये ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं इनिशियली, जैसे देखो कि विटामिन सी है, ई है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, ये सब स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इम्प्रूव करते हैं स्पर्म के प्रोडक्शन को। खास करके विटामिन ई, आपने पढ़ा होगा कि विटामिन ई जो है इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, इसीलिए कहते हैं स्टेराइल पर्सन के लिए स्पर्म काउंट को बढ़ाने में बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। बाकी के विटामिन भी इसमें हेल्प करते हैं। कुछ मेडिसिन्स को लेने पर भी जैसे ये एक मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है क्लोमिफेन, ये क्या करता है, ये एफएसएच और एलएच के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और आप रिकॉल करो कि एफएसएच एंड एलएच जो है वो टेस्टोस्टेरॉन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और टेस्टोस्टेरॉन का यदि प्रोडक्शन होता रहे तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मेन हार्मोन तो यही है। फिर एक ये और मेडिसिन है ना, डेक्स्ट्रामेथासोन, ये इट इज़ यूज्ड इन फीमेल टू करेक्ट एंटीस्पर्म एंटीबॉडी ना। जैसे अभी हमने किया था कि सर्वाइकल म्यूकस में यदि एंटीस्पर्म एंटीबॉडी फीमेल में डेवलप हो जाए तो स्पर्म के नंबर को वो कम कर देता है। ये एंटीस्पर्म एंटीबॉडी को करेक्ट करने के लिए इन इस मेडिसिन की यूज़ करते हैं। लेकिन इन मेडिसिन्स को यूज़ करने के बाद भी यदि इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर ट्रीट नहीं होता तो इन कपल्स को उनके अपने बच्चे नहीं होंगे। लेकिन ऐसा है कि होप पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता और इन दिनों तो होप कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। इन्हीं लोगों के लिए जो इनफर्टाइल लोग होते हैं, इनफर्टाइल कपल होते हैं, उनके लिए एक टेक्निक डेवलप की गई है। इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कई हैं इस तरह के टेक्निक्स कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज उन टेक्नोलॉजीज को कहते हैं जो हेल्प करते हैं इनफर्टाइल कपल को कि इन टेक्निक को यूज़ करके उनके अपने बच्चे हो सके। हम आगे की स्लाइड में ऐसे ही कुछ टेक्निक्स के बारे में करेंगे कि उनका बेसिक
मेथड क्या है और किस तरह से वो हेल्प करते हैं इनफर्टाइल पर्सन को। ठीक, इन्हीं ARTs में जो स्लाइड आपके सामने है, पहला गिफ्ट, इसका नाम है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमीट किसको कहते हैं? स्पर्म और एग को, ओवम को, स्पर्म और एग को गैमीट कहते हैं। तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मतलब इस टेक्निक में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को एक साथ फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। दैट्स व्हाई टेक्निक इज कॉल्ड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। किन कंडीशन में ये टेक्निक यूजफुल होता है? ये टेक्निक अक्सर उन कंडीशन में यूजफुल होता है जिसमें फीमेल इज अनेबल टू ओव्यूलेट। कोई फीमेल है, उसे बच्चे चाहिए, लेकिन उसके ओवरी में एग नहीं बन रहा, लेकिन उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्रस इज सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ओवरी में एग नहीं बन रहा, तो एग की कमी है यहां पर, तो डोनर फीमेल से एग लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या करते हैं, किसी डोनर फीमेल से एग लिया जाता है, फिर हस्बैंड के स्पर्म के साथ, दोनों को हस्बैंड के स्पर्म के साथ और डोनर फीमेल के एग को कैथेटर के जरिए कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो यहां पर होगा फेलोपियन ट्यूब में होगा। फर्टिलाइजेशन यदि बॉडी में हो, फीमेल की बॉडी में हो, तो इस कंडीशन को इन वाइवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये देखो इन वाइवो, जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो तो इसको इन वाइवो बोलते हैं, और बॉडी के बाहर हो तो इन विट्रो बोलते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ? इन वाइवो कंडीशन में हुआ। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इन वाइवो कंडीशन में हुआ। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है, गिफ्ट टेक्निक में, कि एग जिस मदर से लिया गया है, जिस फीमेल से एग, जो डोनर फीमेल है, ठीक है, वो डोनर फीमेल जो है, जिसने एग डोनेट किया है एक दूसरे फीमेल को, तो जिसे डोनेट किया है, और इम्प्लांटेशन तो यहीं पर होगा क्योंकि यूट्रस में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन शी इज नॉट द रियल मदर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, रियल मदर वो होती है जिसका एग होता है, और एग तो किसी डोनर फीमेल से लिया गया है। ठीक, सक्सेस रेट की बात करें तो इस टेक्निक का जो सक्सेस रेट है वो है अप टू 30%। तो ये भी कम नहीं है, जहाँ पर कोई चांस नहीं था बच्चे होने का, वहाँ पर यदि 30% चांस बनता है, तो किसी कपल के यदि अपने बच्चे नहीं हैं तो उनके लिए ये यूजफुल बन जाता है। ठीक है, इस टेक्निक को इट इज बेटर देन IVF। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अभी हम आगे के स्लाइड में करेंगे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाली टेक्निक से बेटर माना जाता है इस टेक्निक को गिफ्ट में। ठीक, एक तो ये हो गया गिफ्ट। दूसरा है टेक्निक जो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि जो टेक्निक सबसे पहले डिस्कवर हुआ था ARTs में, वो यही वाली टेक्निक है, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं? यहाँ पर देखो कि इट इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसलिए इस टेक्निक को इस तरह से शॉर्ट में IVF ET बोला जाता है। ब्रीफ में इस टेक्निक को इस नाम से जानते हैं, IVF ET। IVF का मतलब क्या हुआ? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के बाहर होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है। दैट्स व्हाई टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि बेबी टेस्ट ट्यूब में ग्रो करेगा।
फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होगा, और टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद देन एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ मदर। तो इसलिए इस टेक्निक का नाम है IVF-ET, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। अब एम्ब्रियो को किस स्टेज में बॉडी में ट्रांसफर करते हैं और कहाँ करते हैं बॉडी में, इस बेसिस पर यह टेक्निक दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं जिफ्ट और एक को कहते हैं IUT। जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहां पर फर्टिलाइज्ड एग को, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसफर कहाँ करते हैं? इसको हम ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में। किस स्टेज में करते हैं? 8 अप टू 8 सेल स्टेज, जिसे ज़ाइगोट 1 सेल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन के बाद 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा। सेकेंड क्लीवेज के बाद वो 4 सेल स्टेज में आएगा। फिर थर्ड क्लीवेज के बाद वो 8 सेल स्टेज में आएगा। यदि हम फर्टिलाइज्ड एग को 8 सेल स्टेज तक बॉडी में ट्रांसफर करना हो तो उसे कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। दैट्स व्हाई टेक्निक इज कॉल्ड जिफ्ट। लेकिन यदि 8 सेल स्टेज से ज्यादा, जैसे वो 16 सेल स्टेज में ट्रांसफर करना हो तो उसे यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। दैट्स व्हाई टेक्निक इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो देखो सक्सेस रेट इसका उससे कम है। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि गिफ्ट का जो सक्सेस रेट है वो 30% तक, यहाँ पर लेस देन 20% सक्सेस रेट। सक्सेस रेट गिफ्ट के कंपेरिजन में टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या होता है? कम होता है, लेस सक्सेस रेट। अब टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने में क्या बेसिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, क्या बेसिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो बेसिक प्रोसीजर यहाँ पर देखो। सबसे पहले मान ले एक हम एज्यूम करते हैं कि एक कपल है, उनमें से मेल या फीमेल या दोनों को स्टेरिलिटी डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर। तो हम क्या करते हैं पहले कि फीमेल में FSH इंजेक्ट किया जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? ये फॉलिकल के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। ज़्यादा अमाउंट में FSH बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो फीमेल के ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल डेवलप होने लगते हैं, ठीक है, FSH के रिस्पॉन्स में। एक तो पहला स्टेप हो। अब जब वो एग डेवलप हो जाता है तो उस डेवलपिंग एग को, जितने भी एग डेवलप हुए, डायरेक्टली ओवरी से बाहर निकाल लेते हैं थ्रू लेपेरोस्कोप, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे एग को बाहर निकाल लिया जाता है। 10-15 जितने भी डेवलप हुए फॉलिकल्स, क्योंकि FSH ज़्यादा अमाउंट में इंजेक्ट किया जाता है तो ज़्यादा फॉलिकल बाहर आता है, डेवलप होता है। उन सारे फॉलिकल्स को बाहर निकाल लेते हैं। फिर बाहर निकालने के बाद उन फॉलिकल्स को पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। पेट्री डिश में रख लो या टेस्ट ट्यूब में रख लो। सबसे पहला जो बेबी बना था उसको टेस्ट ट्यूब में रखा गया था, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। तो उन सारे फॉलिकल्स को, एग को टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम। इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम इसलिए कि उसे क्योंकि लिविंग सेल है तो लिविंग सेल को न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो बॉडी के बाहर हमने निकाल लिया तो उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है ताकि उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे और वो जिंदा रहे। फीमेल के प्रोसीजर को हमने फॉलो किया। अब मेल में क्या करते हैं कि क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इन विट्रो कंडीशन में होगा, बाहर होगा, तो मेल के बॉडी से स्पर्म को बाहर निकाला जाता है। मेल के बॉडी से स्पर्म को बाहर निकाला जाता है, जहाँ से भी निकाला जाए, चाहे वो टेस्टिस से निकाला जाए या फिर एपिडिडाइमिस से निकाला जाए या इजैकुलेशन के जरिए निकाला जाए। तो स्पर्म्स आर टेकन आउट एंड केप्ट सेपरेटली। अलग स्पर्म अलग जगह पे और एग को अलग जगह पे, दोनों को न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है, अलग अलग पहले रखा जाता है। फिर क्या करते हैं कि स्पर्म्स आर प्रॉपरली वॉश। क्यों करते हैं? आप रिकॉल करो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि कैपेसिटेशन जरूरी होता है स्पर्म का। कैपेसिटेशन स्पर्म का जरूरी होता है। कैपेसिटेशन स्पर्म का क्यों जरूरी होता है?
कैपेसिटेशन स्पर्म का ज़रूरी इसलिए होता है कि जो कैपेसिटेटेड स्पर्म है दैट कैन पार्टिसिपेट इनटू फर्टिलाइजेशन ओनली, क्योंकि कैपेसिटेशन के प्रोसेस में स्पर्म के सरफेस पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसका एक्सपोजर होता है, तो उसको वॉश करते हैं प्रॉपरली ताकि स्पर्म कैपेसिटेट हो जाए और फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर दे। अब उस कैपेसिटेटेड स्पर्म को हम ट्रांसफर कर देते हैं उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें एग रखा हुआ है फॉर व्हाट? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रहा है? टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, दैट्स व्हाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन मान लो कि हमने 7-8 फॉलिकल्स आइसोलेट किया था ओवरी से, और स्पर्म जब हमने टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया तो उसमें जितने फॉलिकल्स थे सब फर्टिलाइज्ड हो गए, सारे फर्टिलाइज्ड हो गए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? ऐसे केस में 3-4 फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसफर कर देते हैं बॉडी में। 3 से 4 फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए कि जरूरी नहीं है कि एक डेवलप हो। एक को यदि हमने ट्रांसफर किया और वो डेवलप ना हो तो सारे प्रोसीजर को फिर से फॉलो करना पड़ेगा। तो 3 से लेकर 4 फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसफर कर दिया जाता है बॉडी में, या तो फेलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस में। अकॉर्डिंगली इट इज कॉल्ड जिप्ड और आईयूटी। अब हो सकता है कि 3-4 में कोई डेवलप ना हो सकता है 3-4 में सारे के सारे डेवलप हो जाए। इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं कि जितने एग को ट्रांसफर किया गया वो सारा डेवलप हो गया और इतने में कोई डेवलप ना हो। तो जो बाकी बचे फर्टिलाइज्ड एग हैं उसको रख लिया जाता है जीन बैंक में, ताकि एक बार ये फेल हो जाए तो वो जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको दोबारा यूज किया जा सके, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक में फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के बाहर होता है, इन विट्रो कंडीशन में होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग को बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आगे का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो बॉडी में होता है। ये कुछ इमेज में दिखाना चाहिए। ये देखो, ये IVF इंट्रा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या करते हैं? एग को कलेक्ट किया गया फीमेल के बॉडी से, ठीक है, एग को कलेक्ट किया गया फीमेल के बॉडी से, स्पर्म को कलेक्ट किया गया कहाँ के? मेल की बॉडी से, और इन दोनों को, स्पर्म और एग को, टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ कहाँ पर? टेस्ट ट्यूब के अंदर। और ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, इस फर्टिलाइज्ड एग को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। हमने आपको बताया कि ये देखो ट्रांसफर कैथेटर के थ्रू ट्रांसफर किया जा रहा है, या तो यूट्रस में करते हैं या फिर फेलोपियन ट्यूब में करते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब में यदि ट्रांसफर करते हैं तो टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? ज़ायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। और यदि यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं तो इसको हम कहते हैं इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। डेवलपमेंट बॉडी में ही होगा, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का है, जो खुद भी अब माँ बन गई। ये जब जन्म हुआ था उस समय का इमेज है, ये अभी का इमेज है, ये खुद भी माँ बन गई है अब। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ द वर्ल्ड was Louis Joy Brown, which was born in London on 25th July 1978 में। 1978 में इनका जन्म हुआ था, तो काफ़ी एजड हो गई हैं अभी ये, और इन्होंने खुद भी एक फीमेल बेबी को जन्म दिया, लेकिन वो नॉर्मल बेबी, ठीक है। ये डॉक्टर जिनके हेल्प से ये पॉसिबल हो पाया था, इनका नाम लिखा हुआ, ठीक है, डॉक्टर एडवर्ड डॉक्टर स्टॉप्टी। इनको नोबेल प्राइज मिला था इन इस वर्क के लिए। तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है। इंडिया में जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी रिकॉर्डेड है वो ये है, देखो, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया। हर नेम वाज इज ऑल्सो फीमेल बेबी, कुम हर्षा। ये फीमेल बेबी है। इट वॉज बॉर्न इन August 6, 1986। काफ़ी समय बाद जब
वर्ल्ड में फर्स्ट टेस्ट जो बेबी का जन्म हुआ था उसके काफ़ी समय बाद, वो 78 में और ये 86 में, काफ़ी डिफरेंस है। प्लेस कहाँ पर जन्म हुआ था? मुंबई में, KEM हॉस्पिटल मुंबई में, अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, है ना। तो ये इंडिया में फर्स्ट टेस्ट जो बेबी, रिकॉर्डेड टेस्ट बेबी का नाम है। लेकिन ऐसा क्लेम किया जाता है, ये रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन ऐसा क्लेम किया जाता है कि जब वर्ल्ड में फर्स्ट टेस्ट जो बेबी बना था, लगभग उसी समय, थोड़ी ही दिनों बाद, 78 में, देख रहे हो ये 78 में इंडिया में भी ये इनके कंट्रीब्यूशन से, ये डॉक्टर सुभाष मुखर्जी और ये देख रहे हो सुनीत कुमार मुखर्जी, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, ये डॉक्टर हैं, इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से इंडिया में भी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हो चुका था, इनके कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हो चुका था। रिकॉर्ड में नहीं है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, इसलिए इसको नहीं मानते। लेकिन ये जो फर्स्ट टेस्ट जो बेबी बना था, देख रहे, नवरात्रि के समय, इसलिए नाम इसका क्या रखा गया था? दुर्गा रखा गया था। क्रिएटर ऑफ दुर्गा वॉज डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, देख रहे हो, नवरात्रि के समय इनका जन्म हुआ था। ये अब इनका अभी प्रेजेंट नेम दुर्गा नहीं है, प्रेजेंट नेम इस कानुप्रिया, और वो जिंदा है। एक दुखद पहलू इस टेस्ट ट्यूब बेबी से जुड़ा हुआ ये है कि डॉक्टर मुखर्जी, जो कि बंगाल के रहने वाले हैं, थोड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी होती है बंगाल में, तो इन्होंने जब टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था, उसके बाद इन्होंने सुसाइड कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी इन्होंने। क्यों? उसकी वजह ये थी कि इन्होंने जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था वो डोनर्स से स्पर्म को लेके बनाया था। तो इस बात को लेकर के इनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि सोसाइटी कंजर्वेटिव थी, कंजर्वेटिव सोसाइटी में, तो इनको इस चीज़ को वो झेल नहीं पाए और उन्होंने अपने को हैंग कर लिया। तो इस चीज़ का, लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि इंडिया में टेस्ट ट्यूब बेबी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, वो ये है, कुम हर्षा। ठीक है, 86 में बॉर्न हुई थी, ये 78 में ही बॉर्न हुई। एक और टेक्निक है ART में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक नेचुरल इंसेमिनेशन होता है। कि नेचुरल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग क्वाइटस सीमेन इज ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल, दैट इज नेचुरल इंसेमिनेशन। लेकिन स्पर्म को कलेक्ट करके, बॉडी से स्पर्म को कलेक्ट कर लिया जाए मेल की बॉडी से, और फिर उस कलेक्टेड स्पर्म को यदि फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कि दो तरह का हो सकता है। एक को हम कहते हैं AIH, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हस्बैंड का स्पर्म लेकर के यदि फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करते हैं तो उस टेक्निक का नाम है AIH, और यदि डोनर से लेके करते हैं तो इस टेक्निक का नाम है AID, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर। तो देखो ये लिखा है कि कलेक्टेड स्पर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू यूट्रस और वेजाइना एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। जिस समय ओवरी से एग रिलीज होता है फीमेल में, जिस समय ओवरी से एग रिलीज होता है, उसी समय स्पर्म को बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, या तो वेजाइनल रीजन में या फिर यूट्रस के रीजन में। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बाहर नहीं हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ? बॉडी के अंदर हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ? इन विट्रो कंडीशन। तो इस टेक्निक में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस टेक्निक में इन वाइवो कंडीशन में फर्टिलाइजेशन होता है और किस टेक्निक में इन विट्रो कंडीशन में फर्टिलाइजेशन होता है। ये टेक्निक किन लोगों के लिए यूजफुल है? जब स्पर्म काउंट जो है वो बहुत कम हो, तो स्पर्म को, जो स्टोर हाउस है स्पर्म का, एपिडिडाइमिस,
वहाँ से डायरेक्टली बहुत सारे स्पर्म को बाहर निकाला जाता है, फिर इसको प्रॉपरली वॉश किया जाता है इन ऑर्डर टू बी कैपेसिटेटेड, और कैपेसिटेटेड स्पर्म को देख रहे हो इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी में। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? बॉडी के अंदर होगा। तो इस टेक्निक को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। एक और टेक्निक है ICSI, इसका नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, ठीक है। ये टेक्निक जो है बाकी के टेक्निक से इनका सक्सेस रेट ज़्यादा है। देखो कितना % सक्सेस रेट है, 60 to 70% सक्सेस रेट इस टेक्निक का। बाकी के जो ARTs हैं उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट ICSI का है। इसमें भी क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि स्पर्म को मेल की बॉडी से बाहर निकाला जाता है। कैसे? किसी भी टेक्निक से। ये सब टेक्निक है, इजैकुलेशन है, या डायरेक्टली टेस्टिस से, या फिर डायरेक्टली फ्रॉम एपिडिडाइमिस, इससे स्पर्म को बाहर निकाला जाता है। मेल की बॉडी से स्पर्म को बाहर निकाल लिया गया, और फीमेल के बॉडी से एग को बाहर निकाल लिया। यहाँ भी दोनों को बाहर निकाला जाता है, जिसे हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में किया था। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, और ये ICSI, दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। एग को फीमेल की बॉडी से बाहर निकाल लिया गया और स्पर्म को मेल की बॉडी से बाहर निकाल लिया गया। अब क्या करते हैं कि इसमें सिंगल स्पर्म को देख रहे हो, ये सिंगल स्पर्म, ये एग है, एग के अंदर सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहां पर एक सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है। दैट्स व्हाई टेक्निक इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो फर्टिलाइजेशन यहां भी कहां पर हुआ? फर्टिलाइजेशन यहां भी हुआ बॉडी के बाहर, मतलब फर्टिलाइजेशन इन विट्रो कंडीशन में हुआ। फर्टिलाइजेशन इन विट्रो कंडीशन में हुआ, और इन विट्रो कंडीशन में फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब उसको बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, आइदर इनटू यूट्रस, तो उसको टेक्निक को क्या कहेंगे? IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, या उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो टेक्निक को हम क्या कहेंगे? जिप, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। ये सब टेक्निक भी किन कंडीशंस में यूज होते हैं? जब स्पर्म का काउंट काफ़ी कम हो, ऑलिगोस्पर्मिया, ऑब्स्ट्रक्शन हो डक्ट्स वगैरह में, फेलोपियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो, मेल में एक्सेसरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो स्पर्म वहाँ से पास नहीं हो पाएगा, तो सीमन में स्पर्म नहीं होंगे, इसलिए उसको डायरेक्टली वहीं से निकाल लेते हैं, एपिडिडाइमिस से निकाल लेते हैं, और फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने के बाद बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? जो कन्वेंशनल IVF में यहाँ पर स्पर्म और oocyte, देख लो ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर इंजेक्ट नहीं किया जा रहा। ये बहुत सारे स्पर्म्स हैं, और स्पर्म को एक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है स्पर्म और एग को फर्टिलाइजेशन के लिए, और फिर फर्टिलाइज्ड एग को बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत सारे स्पर्म्स हैं, किसी एक का फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फर्टिलाइजेशन के बाद उसको ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जो कन्वेंशनल IVF है और ICSI में, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, बल्कि इन दिनों ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया है। एक और टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे, सरोगेसी, जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। सरोगेसी किस तरह के मदर को, जैसे अब देखो कि इसका सीधा सीधा एक लिटरल मीनिंग क्या है कि इंटेंडेड पेरेंट्स, जिनको अपने बच्चे चाहिए, और इनको अपने बच्चे चाहिए, तो इस फीमेल में, जो फीमेल है, इस फीमेल के ओवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके यूट्रस में प्रॉब्लम है। ये आप कह सकते हो कि गिफ्ट का उल्टा है। गिफ्ट टेक्निक में ओवरी में प्रॉब्लम थी, यूट्रस में प्रॉब्लम नहीं थी।
अब ये इंटेंडेड कपल हैं, इनको बच्चे चाहिए और फीमेल के यूट्रस में प्रॉब्लम है, ओवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तरीका क्या है? तरीका क्या है कि हस्बैंड से स्पर्म को बाहर निकाला जाता है, वाइफ से एग निकाला जाता है बाहर, फिर फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के बाहर। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? इन विट्रो और इन विवो? इन विट्रो कंडीशन में फर्टिलाइजेशन होगा, इन विट्रो कंडीशन में फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइज्ड एग को किसी दूसरे फीमेल, इसलिए अलग कलर में बना हुआ, दूसरे फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे मदर को ही सरोगेट मदर कहते हैं। व्हेन अ वुमन बियर्स अ चाइल्ड इन प्लेस ऑफ रियल मदर, रियल मदर वो होती है जिसका एग होता है, एग तो रियल मदर का है, शी इज नॉट द रियल मदर, शी इज सरोगेट मदर, जिसमें इम्प्लांटेशन हुआ है खाली। क्यों हुआ है? क्योंकि इसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो रियल मदर है उसके यूट्रस में प्रॉब्लम है। तो किसी दूसरे के यूट्रस में एम्ब्रियो को ग्रो कराना, इस सरोगेसी, इसी को सरोगेसी कहते हैं। तो अब देखो कि इनके अपने बच्चे हो गए, इनके अपने बच्चे हो गए। ये डेवलप तो दूसरे के यूट्रस में हुआ, लेकिन वो कहलाएगा कि इनका बच्चा, इनका अपना बच्चा कहलाएगा, क्योंकि एग रियल मदर का था। ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। लेकिन सरोगेसी, जैसा हमने कहा कि उन कंडीशंस में सरोगेसी इम्पॉर्टेंट होता है, उन कंडीशन में इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ पर कि यूट्रस में प्रॉब्लम है, ओवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्रस में प्रॉब्लम है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन दिनों सरोगेसी को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। आजकल की फीमेल, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं और कुछ प्रोफेशन से जुड़ी हुई कुछ फीमेल्स हैं जिनके लिए करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो वो माँ खुद नहीं बनना चाहती, अपना एक कंट्रीब्यूट करके वो किसी दूसरे को माँ बना देती है। तो इसका मिसयूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ को हाल में ये काफ़ी न्यूज़ में भी था कि नोटिस किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस फॉलो किए हैं। उस गाइडलाइंस को फॉलो करने को बोला गया है। अभी तक इस पर कोई लॉ तो नहीं बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से सरोगेसी उन्हीं कंडीशन में अलाउ करना चाहिए जहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम हो, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, तो उन कंडीशन में सरोगेसी को अलाउ करना चाहिए। तो फ्यूचर में हो सकता है कि इस पर कोई लॉ बने और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन फॉर द टाइम बिंग प्रेजेंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड सरोगेसी को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। फीमेल्स माँ नहीं बनना चाह रही, क्योंकि उनको उनके कैरियर पर कुछ इससे फ़र्क पड़ सकता है। मॉडलिंग लाइन से जुड़ी हुई जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सरोगेसी को, क्योंकि उनको अपने फिगर को लेकर प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी बातें सरोगेसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंट ARTs के बारे में किया। ARTs असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ उन फीमेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उन फीमेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जिनको अपने बच्चे नहीं हैं। तो इनमें से किसी टेक्निक को अपना करके कुछ चांसेस बनते हैं कि उनको खुद के बच्चे हो सके। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।